नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 29, मुगल प्रशासन। तो आज हम पढ़ेंगे आपका मुगल प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल प्रशासन कैसा क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था। तो आपका मनसबदारी व्यवस्था क्या है। तो अकबर द्वारा स्थापित प्रशासन तंत्र और राजस्व व्यवस्था को जहांगीर और शाहजहां ने कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखा, परंतु मनसबदारी व्यवस्था की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो अकबर द्वारा स्थापित प्रशासन तंत्र और राजस्व व्यवस्था को जहांगीर और शाहजहां ने कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखा, परंतु मनसबदारी व्यवस्था की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अकबर के अधीन अपनी सैनिक टुकड़ी के व्यय के लिए मनसबदारों को औसतन 240 रुपये प्रति वर्ष प्रति सवार दिए जाते थे। तो अकबर के अधीन अपनी सैनिक टुकड़ी के व्यय के लिए मनसबदारों को औसत 240 रुपये प्रति वर्ष प्रति सवार दिए जाते थे। जहांगीर के शासनकाल में उसे घटाकर 200 रुपये कर दिया गया और सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर के अनुसार अदायगी की जाती थी। तो जहांगीर के शासनकाल में उसे घटाकर 200 रुपये कर दिया गया, सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर के अनुसार अदायगी की जाती थी। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों के पक्ष में थे और प्रत्येक टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। जहांगीर ने एक प्रणाली प्रारंभ की जिसके अनुसार कुछ विशेष सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाजत दी जा सकती थी। तो जहांगीर ने एक प्रणाली प्रारंभ की जिसके अनुसार कुछ विशेष सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाजत दी जा सकती थी। इस प्रणाली को दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली, जिसका शाब्दिक अर्थ था 2 या 3 घोड़ों वाला स्वर, दो या 3 घोड़े वाला स्वर कहते थे। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को उसकी जात दर्जे से ऊंचा सवार दर्जा नहीं दिया जाता था। तो सामान्यतः किसी भी मनसबदार को उसकी जात दर्जे से ऊंचा सवार दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है। शाहजहां के शासन काल में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसका उद्देश्य किसी सरदार द्वारा रखे जाने वाले सवारों की अपेक्षित संख्या में अत्यधिक कमी कर देना था। तो शाहजहां के शासन काल में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसका उद्देश्य किसी सरदार द्वारा रखे जाने वाले सवारों की अपेक्षित संख्या में अत्यधिक कमी कर देना था। इस प्रकार सरदार से अपने सवार दर्जे के केवल 1/3 सवार तथा कुछ परिस्थितियों में तो केवल 1/4 सवारी रखने की अपेक्षा की जाती थी। तो इस प्रकार सरदार से अपने सवार दर्जे के केवल 1/3 सवार तथा कुछ परिस्थितियों में तो केवल 1/4 सवारी रखने की अपेक्षा की जाती थी। जिस सरदार को 3000 का जात और 3000 का सवार दर्जा प्राप्त होता था, वह 1000 से ज्यादा सवार नहीं रख सकता था। तो जिस सरदार को 3000 का जात और 3000 का सवार दर्जा प्राप्त होता था, वह 1000 से ज्यादा सवार नहीं रख सकता था। परंतु यदि किसी सरदार को 3000 सवार और 2 अस्पा व सिंह अस्पा का दर्जा प्राप्त हो, तो वह उससे दोगुना था 2000 जो है सवार रख सकता था। मनसबदारों के वेतन रुपयों में निर्दिष्ट होते थे, परंतु उन्हें सामान्य रूप से नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि इसके बदले उन्हें जागीरें दी जाती थी। तो मनसबदारों के वेतन रुपयों में निर्दिष्ट होते थे, परंतु उन्हें सामान्य रूप से नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि इसके बदले उन्हें जागीर दी जाती थी। नेक्स्ट है, जागीरों के आवंटन के लिए राजस्व विभाग को एक बही रखनी पड़ती थी। तो जागीरों के आवंटन के लिए राजस्व विभाग को एक बही रखनी पड़ती थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की वसूली गई आमदनी जमा दर्ज होती थी, परंतु लेखा रुपयों में नहीं बल्कि दामों में दिखाया जाता था। इस दस्तावेज को जामादामी आमदनी कहा जाता था। ठीक है। मनसबदारों की अत्यधिक संख्या और कई दूसरे कारणों से राज्य के वित्तीय संसाधनों पर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा था। एक नई युक्ति अपनाकर सरदारों द्वारा अपने सवार दर्जे के अनुसार रखे जाने वाले सवारों और घोड़ों की संख्या में और कमी कर दी गई। तो एक नई युक्ति अपनाकर सरदारों द्वारा अपने सवार दर्जे के अनुसार रखे जाने वाले सवारों और घोड़ों की संख्या में और कमी कर दी गई। इस युक्ति के अनुसार मनसबदारों के वेतन सालाना की जगह माहवारी पैमाने पर तय कर दिए गए, जैसे 10 मासा, 8 मासा, 6 मासा, 5 मासा पैमाने पर, और उसी के अनुसार उसके लिए निर्धारित सवारों की संख्या में कमी कर दी गई। तो इस युक्ति के अनुसार मनसबदारों के वेतन सालाना की तरफ माहवारी पैमाने पर तय कर दिए गए, जैसे 10 मासा, 8 मासा, 6 मासा, 5 मासा पैमाने पर, और उसी के अनुसार उनके लिए
निर्धारित सवारों की संख्या में कमी कर दी गई। मुगलों की मनसबदारी प्रणाली अत्यंत जटिल थी। उसका कुशलता से कार्य करना कई बातों पर निर्भर था। इसमें दाख प्रणाली व जागीरदारी प्रथा का उचित अमल आचरण भी शामिल था। तो मुगलों की मनसबदारी प्रणाली अत्यंत जटिल थी। उसका कुशलता से कार्य करना कई बातों पर निर्भर था। इसमें दाख प्रणाली व जागीरदारी प्रथा का उचित अमल आचरण भी शामिल था। नेक्स्ट आपका मुगल सेना। तो घुड़सवार मुगल सेना की प्रमुख वाहिनी थे तथा मनसबदार अधिक से अधिक घुड़सवार जुटाते थे। तो मुगल सेना घुड़सवार मुगल सेना की प्रमुख वाहिनी थे तथा मनसबदार अधिक से अधिक घुड़सवार जुटाते थे। मनसबदारों के अतिरिक्त स्वयं मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है तथा उनके वेतन दूसरे घुड़सवार से अधिक होते थे। तो घुड़सवार मुगल सेना की प्रमुख वाहिनी थे तथा मनसबदार अधिक से अधिक घुड़सवार जुटाते थे। मनसबदारों के अतिरिक्त स्वयं मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था, और अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है तथा उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से अधिक होती थी। वे बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे। उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी थे। शाही कार्यालयों के अधिकतर मुंशी क्लर्क दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के सेवादार फॉरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। तो शाही कार्यालयों के अधिकतर मुंशी क्लर्क दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के सेवादार फॉरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। अनेक अहदियों को सहायकों और शाही फरमानों के वाहकों के पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक अहदी कुशल बंदूकचियों, बंदूकदाओं और धनुर्धरों, तीरंदाजों की तर्ज पर काम करते थे। तो अनेक अहदियों को सहायकों और शाही फरमानों के वाहकों के पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक अहदी कुशल बंदूकचियों और धनुर्धरों की तर्ज पर काम करते थे। अहदियों के अतिरिक्त शहंशाह एक शाही अंगरक्षकों का दल रखते थे। वे लोग घुड़सवार होते थे लेकिन नगर, दुर्ग और राजमहल में पैदल काम करते थे। तो अहदियों के अतिरिक्त शहंशाह एक शाही अंगरक्षकों का दल रखते थे। वे लोग घुड़सवार होते थे लेकिन नगर, दुर्ग और राजमहल में पैदल काम करते थे। पैदल सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन वे कई हिस्सों में बटे थे। इनमें से बहुत से लोग बंदूकची थे। यही लोग वास्तविक पैदल सैनिक थे लेकिन पैदल सैनिकों में भारवाहक, नौकर चाकर, हरकारे, तलवारबाज, पहलवान और गुलाम शामिल रहते थे। गुलामों की संख्या उतनी नहीं थी जितना कि सल्तनत काल में थी। तो यही लोग वास्तविक पैदल सैनिक थे, लेकिन पैदल सैनिकों में भारवाहक, नौकर चाकर, हरकारे, तलवारबाज, पहलवान और गुलाम शामिल रहते थे। गुलामों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कि सल्तनत काल में थी। उन्हें खाना पीना, कपड़े बादशाह या शाही परिवार के लोगों से मिलता था। कभी कभी गुलाम अहदी का पद भी हासिल कर लेते थे। अहदी प्रतिष्ठा वाले सिपाही होते थे, लेकिन सामान्यतः पैदल सैनिकों का दर्जा निम्न होता था। मुगल शहंशाहों के पास लड़ाई में काम आने वाले हाथियों का एक विशाल हाथी खाना होता था और साथ ही एक सुसंगठित तोपखाना भी। तो मुगल शहंशाहों के पास लड़ाई में काम आने वाले हाथियों का एक विशाल हाथी खाना होता था और साथ ही एक सुसंगठित तोपखाना भी। तोपखाने के दो हिस्से होते थे। इनमें से एक भाग था भारी तोपखाना। इस तोपखाने की तोपों का प्रयोग किलों की रक्षा करने और शत्रु के किलों को भेजने के लिए किया जाता था। ये तोपें बहुत भारी भरकम होती थी, जिन्हें इधर उधर ले जाना मुश्किल होता था। तोपें हाथियों और ऊँटों से ढोई जाती थी। जिनसी भारी तोप होती थी, जबकि दस्ती हल्की तोपखाने का प्रमुख अधिकारी मीर आतिश कहलाता था। दूसरा भाग था हल्का तोपखाना। इस तोपखाने को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। जब भी शहंशाह चाहता था यह तोपखाना उसके साथ चलता था। आरंभ में बहुत से उस्मानी और पुर्तगालियों को तोपखाना विभाग में रखा गया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने, जो शाहजहां के साथ लाहौर और कश्मीर गया था, हल्के तोपखाने को बहुत ही प्रभावकारी बताया था। बर्नियर कहता है उसमें 50 मैदानी तोपें शामिल थे और सभी पीतल की बनी हुई थी। प्रत्येक तोप एक सुदृढ़ और भली भांति रंगी पुती गाड़ी पर रखी जाती थी, जिसे दो बहुत मजबूत घोड़े खींचते थे तथा एक तीसरा घोड़ा आपातकालीन स्थिति में काम आने के लिए साथ रखा जाता था। अरबी अराबा भारी व दुर्गभेदी नामक तोपों का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। अराबा भारी व दुर्गभेदी नामक तोपों का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था। रहीमी 1500 टन भार वहन क्षमता वाले मुगल जहाज था। अकबर ने पील खाना विभाग की स्थापना की थी। तो रहीमी 1500 टन भार वहन क्षमता वाला मुगल जहाज था
और अकबर ने पील खाना विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हम कल पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।